हेलो, यस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे डिक्लाइन किया इसकी बात करी थी। आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के पतन की बात करेंगे। इसमें चलो पहले एक बार मैंने अभी तक जो बताया वो एक बार रिकॉल कराता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक सेल्फ रिलायंट इकनॉमी हुआ करता था। बहुत अच्छी अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ और मेटल और स्टोन की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ हुआ करती थी। जब ये लोग आए तो इन्होंने कभी भी हमारे जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की और हमारे ही कुछ इकोनॉमिस्ट ने कोशिश करी, ठीक है, और उन्होंने निकाला भी सही। उसमें इस इकोनॉमिक्स के नाम थे जिसमें आपको बात करी, राव के एस्टीमेट सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक एक सेक्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे इन लोगों ने उनके डाउनफॉल को एग्जीक्यूट किया। जिसमें पहला सेक्टर बताया एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर से बिलोंग करती थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि वो रूरल एरिया में रहती थी और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा कोई बहुत ज़्यादा सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे और एग्रीकल्चर को इन लोगों ने पूरी तरीके से घिरा दिया। ये गए तब तक फार्मर की हालत बहुत बुरी थी। इसमें जो सबसे खराब कारण था, 4 कारण बताए थे। पहला कारण लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम बोल सकते हो या लैंड टेन्योर सिस्टम बोल सकते हो या लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोल सकते हो। इन लोगों ने एक आग लगाई टैक्स लगाने की, ठीक है। अब आज भी वो है, आज भी ये ऐसी एक चीज़ छोड़ के गए सरकार के पास, अपनी जो बोलते हैं अपनी लीगेसी छोड़ के गए कि आज भी सरकार को कुछ करना हो तो टैक्सेस वो हर चीज़ पे लगा देती है, ठीक है। मैंने एक बार पहले कहा था कि आज पेट्रोल डीजल भी अगर आप देखोगे तो 30-35 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, जबकि क्रूड ऑयल हमारे यहाँ नहीं है। क्रूड ऑयल आता सारा फॉरेन से है, गल्फ़ कंट्रीज से आता है, वहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उसका एक्सट्रैक्शन होता है, सब कर कुरा के जो पेट्रोल की नेट कॉस्ट आती है ना वो 30 से 35 रुपये है और हमें वो 117 से 118 रुपये मिलता है। उसके ऊपर मान के चलो 35-40 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उतना ही टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, ठीक है। तो 35-40 रुपये आप इधर देते हो, 35-40 रुपये इधर देते हो, 70-80 रुपये का तो हम टैक्स दे देते हैं 1 लीटर पेट्रोल पे। और ये तो सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है, और जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं सब पे जीएसटी लगता है। तो भले आप इनकम टैक्स दो या मत दो, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप सब दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, जबकि आप तो कमाते भी नहीं हो, आप सब कमाते भी नहीं हो, फिर भी आप गाड़ी में अगर पेट्रोल डला रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी पे कर रहे हो। खैर चलो, तो ये इन लोगों ने शुरुआत करी लैंड टेन्योर सिस्टम। इसमें इन्होंने कहा कि जो भी फार्मर ज़मीन यूज़ करेगा हमारी मतलब राजा महाराजाओं की, उसके ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा, लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। और वो लैंड रेवेन्यू इतना ले लेते थे वो कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। एक कल मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था, इसमें नोट्स में एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि ये वाली, कि दे कुड नॉट लीव द एग्रीकल्चर डिस्पाइट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल एवेन्यूज आउटसाइड। एग्रीकल्चर को वो लोग छोड़ भी नहीं सकते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था फिर भी, क्योंकि वो छोड़े कैसे, उनके पास और कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। अगर गांव में वो बंदा एग्रीकल्चर भी नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर, गांव में कोई इंडस्ट्री थोड़ी थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये 1947 की बात कर रहा हूँ, आज तो फिर भी है कुछ ना कुछ, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और वो अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाते भी थे। आ बैल मुझे मार, उन्हें पता था मैं 100 रुपये कमाऊँगा, 70 रुपये वो ले जाएगा और इतनी खेती करने के मुझे 30 रुपये ही मिलेंगे, तो भी वो 30 रुपये में भी काम करता था, कोई और वोकेशनल एवेन्यूज अवेलेबल नहीं। ये तो पहला हुआ लैंड टेन्योर सिस्टम। फिर वल्नरेबिलिटी की बात करी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये जो आज हुआ ये सब पहले नहीं हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करे और एग्रीकल्चर को अच्छा करने की कोशिश करे। तीसरा कारण मैंने आपको बताया था, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हमें धकेला, हम लोगों को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कहाँ लेकर आए, कमर्शियल फार्मिंग में। और चौथा, पार्टीशन करा गया हमारे देश का, उससे बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन पाकिस्तान में चली गई, सिंध में चली गई वहाँ के, और बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहाँ चली गई, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये तो एग्रीकल्चर का पतन। दूसरा पतन इंडस्ट्री में कल बात करी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। यहाँ देखो, सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पिक्चर बनाई। इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटेरियल था वो बोला अगर आप ब्रिटिशर्स को दोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। लेकिन वही रॉ मटेरियल अगर आप इंडिया में किसी इंडस्ट्री को दोगे या फॉरेन में किसी इंडस्ट्री को दो रहे, ब्रिटेन को छोड़कर, इंग्लैंड को
कहीं और दोगे तो उस पर हैवी टैक्सेस, तो वो लोग मजबूर हो जाते थे अपना रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को बेचने में। अब ब्रिटेन वो रॉ मटेरियल खरीदता था तो इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गया। वही रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर करते थे, फिनिश गुड में तब्दील करते थे, कन्वर्ट करते थे, और वो फिनिश गुड कहाँ बेचते थे? इंडिया। तो इंडिया इंपोर्टर बन गया किसका? फिनिश गुड, और एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का। और इस तरीके से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। अब अगर मैंने कल आपको पूरा एक समझाया तरीके से कि अगर कोई बंदा इंडिया में लेना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है, वो ब्रिटिश का प्रोडक्ट क्यों लेता था, ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल करी। ठीक है, कल ये भी बताया मैंने आपको कि ब्रिटिशर्स ने ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म करी, इसका इम्पैक्ट क्या आया। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया हमारे देश में, एक एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ शिफ्ट हो गए? इंडस्ट्री बंद होगी तो कहाँ जाओगे? एग्रीकल्चर पे। फिर इंपोर्ट का बर्डन बढ़ा, और कल बताया था इंपोर्ट का बर्डन बढ़ने से हमें फॉरेन करेंसी में बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती है, और फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए हमारे गोल्ड के रिजर्व कम हो गए। इस तरीके से हम लोगों का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हुआ। आज बात करेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रीज। किसकी बात करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें ब्रिटिशर्स का जो नेगेटिव रोल है वो कम है, और एक तरीके से हमारी कमज़ोरी ज़्यादा है। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। कितनी हमारे देश में इंडस्ट्री है जो ज़ेरोक्स की मशीन बनाती होगी। ये ज़ेरोक्स की जो मशीन है ना, जहाँ हम ज़ेरोक्स कराते हैं, या आप इनसे पूछना कि ये कहाँ से लाते हैं, या तो जापान से आती है, चाइना से आती है, हम नहीं बनाते। तो आज तो ब्रिटिशर्स नहीं है ना, और हमें आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए, हमने कभी हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया शुरू से। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें ब्रिटिशर्स का भी एक रोल है, लेकिन उनका अपन ये बोल दे कि सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, तो इस सेक्टर में तो नहीं हुआ है। इस सेक्टर में हमारी खुद की भी कमज़ोरी रही है। वो उस समय नहीं, आज तक भी इंडिया हमेशा से कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा बनाता है, कैपिटल गुड्स कम बनाता है। आज भी तुम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखोगे तो इंपोर्ट होकर आती है, कार देखो, बाइक देखो, बड़ी बड़ी इंपोर्ट होकर आती है, मशीनें देखो इंपोर्ट होकर आती है, लेकिन कंजम्पशन गुड्स हम बनाते हैं। कपड़े की फैक्ट्रियाँ खूब हमारे यहाँ, खाने पीने की चीज़ों की फैक्ट्रियाँ खूब, 1 रुपये की नटखट, 5 रुपये के लिप चिप्स, सॉरी, ठीक है, ये सब जो कंजम्पशन गुड्स है, जूते की इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरी तरह की जो भी कंजम्पशन गुड्स है वो हम खूब बनाते हैं, कैपिटल गुड्स बहुत ही कम बनाते हैं आज भी। ठीक है, गवर्नमेंट अब स्टार्टअप कंपनीज़ के ऊपर खूब पैसा खर्च कर रही है, उनको इंसेंटिव्स दे रही है कि आप नई नई कंपनी खोलो, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए, इंडस्ट्रीज़ आए हमारे यहाँ भी। ठीक है, अभी हमने टेस्ला को भी बोला कि आप इंडिया में आके कार बनाओ। अभी उसमें जो अभी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्होंने टेस्ला को ये कहा कि भाई हम आपको यहाँ आने देंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप चाइना में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आके बेचोगे। सबको इंडिया एक कंजम्पशन का मार्केट दिखता है, अभी सबको पता है यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कचरा भी बनाओ यहाँ बिकेगा, बना के बाहर से लाओ और यहाँ बेचो, पैसे हमसे कमाओ, बनाओ भी यहाँ ना, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उसने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि हम टेस्ला को जो भी देंगे, मतलब इंसेंटिव भी देंगे, टैक्स में डिडक्शन भी देंगे, हमसे जो मदद हो पड़ेगी हम करेंगे, बट शर्त क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होनी चाहिए। अब हमें भी लग्जरी गुड्स और कैपिटल गुड्स बनाने हैं। भारत का पहला आयरन इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा ने खोला था 1907 में। कितना लेट, 1907। हम 1947 में आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के 40 साल पहले पहला स्टील प्लांट खुला था हमारा जमशेदपुर में, जो आज बिहार में है। ठीक है, आज वो एरिया बिहार में है, ठीक है, सॉरी झारखंड में, मतलब बिहार ही हुआ वो, क्योंकि झारखंड भी बिहार से ही अलग हुआ है। ठीक है, तो झारखंड में अभी आपको मिलेगा जमशेदपुर में। तो ये दिखाता है कि हम दुनिया से कितना पीछे चल रहे थे। 1907 में तो हमारा पहला स्टील प्लांट खुला था। उसके बाद आज हमारे यहाँ बहुत सारा स्टील बनता है, नो डाउट। ठीक है, शायद वर्ल्ड के टॉप 3 में हम हैं, स्टील खूब बनता है हमारे यहाँ। ठीक है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी जाता है। ठीक है, आज भी
टाटा का कोई मुकाबला नहीं है स्टील प्लांट में, ठीक है। अब इसमें पतन कैसे हुआ मॉडर्न इंडस्ट्री का? जब कोई चीज़ थी नहीं तो पतन कहाँ से होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि वो इतनी अच्छी थी नहीं, ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी नहीं थी और आने के बाद भी नहीं हुआ। अब ब्रिटिशर्स का बस ये रोल था कि इन्होंने कभी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में खुले, इसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं लिए, कभी भी कुछ ऐसा किया नहीं जिससे कि मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में खुले। और हम लोगों ने भी कभी नहीं लिया। हम लोगों ने मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ने, लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री खोलने के लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल प्राइवेट सेक्टर लगाने में कैपेबल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर को ये लगता था कि इतना कैपिटल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें गवर्नमेंट को हमारा हाथ बटाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आगे आए तो हम भी थोड़ा बहुत कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। और गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। वो कभी चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ डाले मॉडर्न इंडस्ट्री? कभी नहीं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो था, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था और पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था लेकिन नहीं। आज एक तरफ तो आप लैंड रेवेन्यू के रूप में इतना टैक्स ले लेते थे फार्मर से, दूसरी तरफ इतना सारा पैसा आपके पास दूसरी जगह से आ जाता था, है ना। तो आप वो पैसा यहाँ खर्च कर सकते थे। आप चाहते तो एक मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप करते, बेस बनाते और प्राइवेट सेक्टर को भी बोलते, इंकरेज करते कि आप भी आओ, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ नहीं खुली। तुम इस बात के इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हो कि पहली इंडस्ट्री ही 1907 में खुली थी, इनके जाने से 40 साल पहले, और उसके बाद कोई नहीं खुली 1947 तक भी। फिर ये गए और धीरे धीरे हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री का बेस तैयार हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज का, ठीक है। देखो कल ये डिक्लाइन पढ़ लिया, ये यहाँ से पढ़ना है आज, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, modern industries started developing, though very slowly, but it was mainly the private sector initiative. The establishment of industries was mainly confined to, सिर्फ ये इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट, बस 19th century तक, बस ये तीन, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट। यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है, ये आज भी मिल जाएगी आपको। और इसमें भी जो खुलती थी ना थोड़ी बहुत, वो भी किसका इनिशिएटिव था? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर अगर ये चाहे कि हम हैवी इंडस्ट्री में और पैसा लगाए तो इतना पैसा उनके पास था नहीं। जूट वाली, कॉटन वाली इंडस्ट्रीज ऐसी होती थी जिनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम होता था, तो इसलिए वो खोल देते थे। आज ये सपोज करो 10-15 लाख रुपए का कोई वेंचर हो ना, तो आज की तारीख में बैंक भी आपको लोन दे देता है, ठीक है। तो कोई मिडिल क्लास लेवल का आदमी भी है ना, 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला, वो भी हिम्मत कर लेगा, ठीक है। जब वो 5-7 लाख रुपए की कार लेने की हिम्मत कर लेता है, तो दुकान में भी अगर 10-15 लाख रुपए का माल डलाना हो वो कर लेगा कैसे ना कैसे, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो हर किसी के बस की नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर ने जहाँ जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में काम हो सकता था वो इंडस्ट्री डाल ली, छोटी छोटी इंडस्ट्री, कॉटन की, जूट की, टेक्सटाइल की। लेकिन अब आगे आओ, अच्छा यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। कॉटन और टेक्सटाइल मिल आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट मिल आपको मिलेगी बंगाल में। ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए डाले हुए हैं मैंने, अगर ऑब्जेक्टिव बन जाए तो। नाउ द क्रेडिट ऑफ बिगनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री गोज टू जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टिस्को नाम से पहली आयरन इंडस्ट्री शुरू करी, टाटा आयरन एंड स्टील। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? अगस्त 1907 में, ठीक है। लेकिन इसका प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ? 1912। और या मतलब शुरू करते से ही प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, प्लांट तो डाल दिया था इन्होंने, बट प्लांट में प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1912। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये सैम्पल पेपर में बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, 1907 भी देगा और 1912 भी देगा। तो अगर वो पूछे कि कब शुरू हुई थी तो 1907, और प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था? 1912 में। द प्लांट बिगेन इट्स प्रोडक्शन ऑन 1912, ठीक है। कहाँ पर ये बता दिया? जमशेदपुर में, जो अब झारखंड में है, बिहार में, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्री भी खुली, शुगर, सीमेंट, केमिकल और पेपर इंडस्ट्री। ये आज भी है हमारे यहाँ और अच्छी है। लेकिन जितना हमारे देश का पॉपुलेशन है और एरिया है, उस हिसाब से ये इंडस्ट्रीज बहुत कम है। उस समय मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ उस समय की कह रहा हूँ, ये जितनी थी ये बहुत ही कम थी, नेग्लिजिबल थी।
हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही 10 या 12% था बस। 80-85% तो कहां से आता था? एग्रीकल्चर। 10-12% इंडस्ट्री और 2-3% सर्विस सेक्टर मान लो। सर्विस सेक्टर कुछ था ही नहीं मतलब। तो इंडस्ट्री भी कितनी थी? 10-12%। तो आप सोच लो इंडस्ट्री कम थी, इसीलिए तो जीडीपी से उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम था। ठीक है, आगे देखो। नो अटेंशन वॉज पेड बाय रूलर्स टू द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ये सीमेंट विमेंट की जो इंडस्ट्री है, ये तो चलो ठीक है, तो कंज्यूमर वाली इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री तो आज भी बहुत है, उस समय भी थी, ठीक ठाक थी। कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, आज भी कम है और उस समय तो ना के बराबर थी। ठीक है, बहुत कम थी। नो अटेंशन वॉज पेड बाय रूरल्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्या आप समझते हो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? मशीन वगैरह। मतलब ऐसा कहूं, जिन गुड्स से कंज्यूमर गुड्स बनते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। जिन गुड्स से कंज्यूमर गुड्स बनते हैं उन गुड्स को क्या बोल सकते हैं? कैपिटल गुड्स। और वो कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। समझ गए? जैसे कि जेरोक्स मशीन से जेरोक्स निकल रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में वो जेरोक्स मशीन बन रही है इतनी बड़ी 10 लाख रुपए की, वो इंडस्ट्री कहलाएगी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्या कहलाएगी? तो आपको पता है हमारे इंडिया में, तुमने कभी नाम सुना है कि इस जगह पे जेरोक्स मशीन बनती है? सब के सब बाहर से आती है। आपको इनिशिएटिव ले और बनाना शुरू करे तो हमारे यहाँ देखो जेरोक्स मशीन का कंजम्पशन तो खूब है। अगर मैं कोटा में भी गिनना चाहूँ कि कितनी यहाँ पे जेरोक्स मशीनों की दुकान है जहाँ जेरोक्स होती है, तो शायद मैं गिन नहीं पाऊँगा और उसमें ही मेरे से रह जाएगी। तो अभी तो मैं कोटा की, फिर राजस्थान कवर करूँ, इंडिया कवर करूँ, तो कितनी जेरोक्स मशीनें हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होकर आती है, क्योंकि ये सब इंपोर्ट होती है। अब इस इंपोर्ट पे अगर लगाम लगाना है और ये चीज़ मैं खुद बनाना शुरू कर दूँ, यहाँ पे ही कोई शुरू कर दे, कोई इंडस्ट्री डाल दे, किसकी? कैपिटल गुड्स की। लेकिन वो इनिशिएटिव कोई लेता ही नहीं है। सब ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि इसमें तो हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो प्राइवेट सेक्टर के बस का, वहाँ तो पब्लिक सेक्टर ही आएगा। गवर्नमेंट ही कुछ करे तो हम करेंगे, नहीं तो हमारे अकेले के का तो बस का नहीं है। उस समय तो ये सोचती। आज तो फिर भी मैंने अभी बोला स्टार्टअप सारे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ में, अच्छे आइडियाज़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े वेंचर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आज हमारे यहाँ कितने 600 के आसपास यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न समझते हो तुम? जिनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 100 या 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो उन कंपनी को अपन यूनिकॉर्न की लिस्ट में डाल देते हैं। 1000 करोड़ है शायद, वो डॉलर्स में होता है, लिमिट होती है कि इतनी लिमिट के बियॉन्ड चले जाए तो उसको हम यूनिकॉर्न घोषित कर देते हैं। ऐसी यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हुई है पिछले 2 से 3 सालों में। सोचो कोविड में, ठीक है, जहाँ खाने पीने के वांदे पड़े लोगों को, वहाँ हमने ये एक अचीवमेंट भी किया। मतलब वहाँ इंडिविजुअल्स बहुत नुकसान में गए, लेकिन कॉरपोरेट्स ने ये एक अचीवमेंट दिया इंडिया को कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है पिछले 20 में और 22 में। ठीक है, चलो, स्टेट का पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत कम था। किसका पार्टिसिपेशन? मैंने स्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो इंडिया जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। समझ रहे हो? इन्होंने हमारे देश को छोटे छोटे प्रोविनेंस में